डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात तो हो गई, लेकिन सीज फायर के साथ जो बात उन्होंने कही है उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात करते हुए जो बड़ी खबर रखी है वो इस रूप में देखिए कि ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता। ट्रंप ने इस तरह ये संदेश दिया कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह की अनिश्चितता बातचीत को लेकर भी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने युद्ध विराम के विस्तार की पुष्टि की, लेकिन यह साफ नहीं किया कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में कब शामिल होगा। ईरान के इस कदम से बातचीत को लेकर अनिश्चितता गहरा गई। ये सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति और उनकी टीम से बातचीत के लिए ईरान ने खूब इंतजार करवाया, फिर भी उनकी टीम नहीं पहुंची। बिना ईरान की मांग के बावजूद सीज फायर बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। उनकी खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन ईरान के रुख में अचानक आई सख्ती ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। सवाल है कि ईरान को आखिर कौन चला रहा है, क्योंकि जो ईरान कुछ दिनों पहले हॉर्मुज खोलने के लिए राजी था, वो अचानक जंग को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में क्यों बताने लगा। ईरान की तरफ से क्यों खुलेआम इस तरह की मिसाइल्स की नुमाइश होने लगी। सवाल IRGC को लेकर है, जिसके बारे में दावे हो रहे हैं कि उसने ईरान की कमान अपने हाथ में ले ली है। लोगों के बीच इस तरह से खतरनाक मिसाइल्स को घुमाना अपने आप में काफी कुछ कहता है। जंग शुरू होने और खामेनेई की हत्या के बाद से ईरान दो नेताओं के जरिए अब तक संपर्क कर रहा था। पहले नंबर पर मसूद पेजिशकियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे अब्बास अरागची, जिनके कंधों पर विदेश मंत्रालय की कमान है। लेकिन दावा है कि अब ईरान में एक तीसरे शख्स का दबदबा है, जो अकेले ईरान के फैसले ले रहा है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई इस्लामी गणराज्य के अलग अलग सत्ता केंद्रों के निर्विवाद नेता रहे। जो चाहें वो कर सकते थे, लेकिन 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही कुछ घंटों में खामनेई मारे गए। उसके बाद उनके बेटा अयातुल्ला मुज्तबा खामनेई ने उनकी जगह ली, पर मुज्तबा के भी घायल होने की खबरें आईं, जिससे उनकी भूमिका पर शक बना हुआ है। मुज्तबा सर्वोच्च नेता बनने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। ये भी नहीं पता कि वो अपने शीर्ष नेताओं को आदेश कैसे देते हैं। ये एक रहस्य बना हुआ है। माना जा रहा है कि IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ही सारे फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा परिषद के नए सचिव मोहम्मद ज़ोलगाद्र भी शक्तिशाली बताए जाते हैं, जो IRGC कमांडर है। दावा है कि अमेरिका से बात करने पर मतभेद हो गए हैं। ईरान से अमेरिका उसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रियायत मांग रहा है, जिससे अब यह तय नहीं है कि ईरान समझौते के लिए कितनी दूर जाएगा। इस टकराव का पहला संकेत शुक्रवार को दिखा, जब विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर सीज फायर के तहत हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने का दबाव बनाए रखने के लिए नाकाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया गया। माना गया कि IRGC के कड़े रुख की वजह से ऐसा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हाल के दिनों में मुज्तबा खामनेई के साथ बैठक करने की बार-बार कोशिश की, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल सका है। इसकी वजह IRGC की मिलिट्री काउंसिल है। ये काउंसिल मुज्तबा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए है और देश की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट को उन तक पहुंचने से रोक रही है। सुप्रीम लीडरशिप के कमजोर पड़ने और उस तक राष्ट्रपति की पहुंच न हो पाने का सीधा फायदा IRGC को मिला है, जिसने अपनी भूमिका को मिलिट्री ऑपरेशन से बढ़ाकर शासन प्रशासन पे कंट्रोल बढ़ाने तक कर लिया है। इसमें राजनीतिक युक्तियां और खुफिया फैसले शामिल हैं। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि ईरान में राजनेता कमजोर और सेना मजबूत हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने राष्ट्रपति की नियुक्तियों और फैसलों को रोक दिया है। इससे सरकार प्रभावी रूप से कार्यकारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने हस्तक्षेप करते हुए पेजेश्कियान को एक खुफिया मंत्री को नियुक्त करने से रोक दिया। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया मंत्रियों को तभी नामित करते हैं जब उन्हें सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है। ये दिखाता है कि सुप्रीम लीडर पर IRGC ने प्रभाव बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जिस पोस्ट में सीज फायर का ऐलान किया, उसमें भी ट्रंप ने ईरान की सरकार के अंदरूनी तौर पर बटे होने की बात कही। जैसी उम्मीद थी, ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर बट गई है। ताजा रिपोर्ट भी कहती है कि ईरान में नेता कमजोर और सेना मजबूत हो गई है, जो अमेरिका को खुलेआम ललकार रहे हैं। ये ईरानी सांसद
मालिक शरियाती हैं जिन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि उसके हमले के जवाब में 10 गुना हमला किया जाएगा। ईरान का बातचीत को लेकर बात न करना अमेरिका के लिए तो बुरी खबर है ही, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है कि जो उसकी आतंकी इमेज है उसका व्हाइट वॉश कर सके, वो यहां पर शांति वार्ता में कोई भी सफलता हासिल करके। लेकिन जिस तरह की चमचागिरी पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका की, उसको ईरान में भी पसंद नहीं किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान का डबल गेम ईरान समझ गया? पाकिस्तान को क्यों ईरान ने फटकारा? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब क्या ईरान बनाम पाकिस्तान होने जा रहा है? ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर तीखा हमला करते हुए उस पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। निशाने पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिन पर पक्षपात करने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई बातचीत के बाद ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान इस तरह निशाने पर आया है। ईरान का कहना है कि मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच खड़े होना चाहिए। तेहरान को लग रहा है कि पाकिस्तान सही भूमिका नहीं निभा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर तेहरान गए थे और वहां से एक प्रस्ताव लेकर लौटे। उम्मीद थी कि यह प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचेगा और उस पर जवाब आएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि अब तक कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे शक गहरा गया है कि क्या पाकिस्तान ने संदेश ठीक से पहुंचाया भी या नहीं। ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। मतलब एक तरफ वो खुद को शांति दूत बता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद का असर शांति वार्ता पर भी पड़ रहा है। अगर एक पक्ष को लगता है कि मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं तो बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर चल रहा है। ये बात शहबाज शरीफ की गलती की वजह से दुनिया को पता लग चुकी है। जब शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस के भेजे गए संदेश को गलती से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिससे अमेरिका की सीधी भूमिका साफ हो गई। पता चल गया कि पाकिस्तान सीधे अमेरिका के निर्देश पर ही सब कुछ कर रहा है। इससे पहले दौर की बातचीत के लिए जब ईरान का प्रतिनिधि दल नूर खान एयरबेस पर उतरा तो आसिम मुनीर मेडल से सजी सैन्य वर्दी और कमांडर के कड़क अंदाज में दिखे। लेकिन महज कुछ घंटों बाद जब अमेरिकी दल की बारी आई तो वही जनरल मुनीर सूट बूट पहने एक मंझे हुए राजनयिक के रूप में खड़े दिखे। इसे ड्रेस डिप्लोमेसी कहा गया, यानी कपड़ों के जरिए संदेश देना। ईरान के सामने उन्होंने ताकत दिखाई, अमेरिका के सामने उन्होंने संतुलन और कूटनीति दिखाई। बता दिया मध्यस्थता के रोल में भी पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान से बातचीत करवाने के लिए तारीफ तक कर चुके हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ट्रंप के सीज फायर वाले ताजा पोस्ट में भी उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, जहां लिखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मांग की है कि ईरान पर हमला तब तक रोके रखें जब तक उनके नेता और एक प्रतिनिधि साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। पाकिस्तान की नीयत में ईरान को दिख रहा है खोट का असर शांति वार्ता पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ईरान को ये लगने लगा कि पाकिस्तान निष्पक्ष नहीं तो बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान और ईरान के बीच कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ईरान के सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के पास कार्रवाई की। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रास्क इलाके में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले एक आतंकी दल को ईरानी बलों ने मुठभेड़ में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आतंकी गुट पर प्रहार ईरान के सुरक्षा बलों ने जैश अल जुल्म नाम के आतंकवादी समूह की एक ऑपरेशनल टीम को निशाना बनाया। यह आतंकी दल पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ कर ईरान के रास्क क्षेत्र में दाखिल हुआ था। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में इस आतंकी गुट के कई सदस्य मारे गए। 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान ने इसी तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए थे। तब दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए थे। लेकिन ईरान के ताजा ऑपरेशन ने याद दिला दिया कि दोनों के बीच ये नौबत एक बार फिर आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का ईरान में आना रुका नहीं है, जिसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, जो पहले ही अमेरिका की वजह से तल्ख है। मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर ईरान को संदेह है, जिससे कूटनीतिक दरार पैदा हो चुकी है, जिसे ईरान के कड़े सैन्य एक्शन ने और भी चौड़ा कर दिया।
आपको पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से खबरदार करते हैं, जहां पर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, आईपैक को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह की टिप्पणी हुई, एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है लोकतंत्र को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत अहम हो जाती है। इस सब के बीच जब पश्चिम बंगाल में कल 152 सीटों पर वोटिंग की जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना कि लीड आखिर किस पार्टी को मिलती है। अगर पहले चरण का गणित बीजेपी ने संभाल लिया तो क्या वाकई दीदी का बाय बाय बंगाल से हो जाएगा? सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। या फिर बंगाल में तीसरी बार भी ममता बनर्जी को कम आंकने की भूल बीजेपी कर रही है। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। आम जनता का मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, बीजेपी से नहीं। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर वोटिंग से चंद घंटे पहले अचानक सिलीगुड़ी के बस स्टेशन पर उमड़ी इस भीड़ को देखिए। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट फेज में आने वाली अपनी सीट पर मतदान के लिए अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बंगाल में अपना वोट डालने के लिए लोगों में दिखती उत्सुकता किसके लिए है? तृणमूल कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए? पहला चरण ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए इस पार या उस पार वाला है। इसकी वजह समझिए। 2021 में बीजेपी ने पहले चरण की 152 में 59 सीट जीती थी, जबकि दूसरे चरण की 142 में से केवल 18 सीट बीजेपी जीत पाई थी। यानी इस बार अगर बीजेपी को सत्ता हासिल करनी है तो उसे फर्स्ट फेज में ही पहले अपनी जीत की सीटों को बढ़ाना होगा। अगर इस चरण में बीजेपी कमजोर पड़ी तो दूसरा चरण और भी कठिन हो जाएगा। यही करो या मरो वाले हालात टीएमसी के भी सामने हैं, क्योंकि पहले चरण की 152 में से 92 सीट पिछली बार जीतने वाली ममता बनर्जी ने दूसरे चरण की 142 में 123 सीट जीती थी। तो टीएमसी ने अगर पहले चरण में बीजेपी को रोक लिया तो फिर ममता बनर्जी की राह चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए आसान होगी, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकते हैं। जानना है, ईश्वर माताओं बहनों को जानना है तो परिणाम जान लो। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। আমি সব গুন্ডা টুন্ডাকে ভয় পাই না, আর আমাকে বোম মেরেও কিছু করা যাবে না, আর বন্দুক মেরেও কিছু করা যাবে না। জন্মেছি একদিন, মৃত্যু একদিন হবে। বাট বিজেপিকে আমি দেখে ছাড়বো, এদের আমি ছাড়বো না। बीजेपी ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत बंगाल में लगा दी है। खुद अमित शाह जहां एक तरफ 27 अप्रैल तक यानी दूसरे चरण में प्रचार खत्म होने तक बंगाल में ही रहने वाले हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हावड़ा और फिर 27 अप्रैल को कोलकाता में रोड शो भी करेंगे। वहीं फर्स्ट फेज की वोटिंग से ऐन पहले दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार करते अमित शाह का अंदाज एकदम बदला हुआ दिखता है। जहां वो एक तरफ हर रैली में ममता बनर्जी का सत्ता से टाटा बाय बाय होने वाला बयान देते हैं। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है। दूसरी तरफ वो जनता के बीच में पहुंचकर इस तरह बात करते दिखते हैं। फॉर्म भराया नहीं भरा? भरा है? जनता दीदी को सरकार से मुक्त होना है या नहीं? होना है ना? तो कमल के निशान पर वोटिंग करना है ना? पक्का? बोलो जय श्री राम।
अमित शाह वाकई क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर, या फिर अपने वोटरों को एक मैसेज देने का ये प्रयास है? और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। 2011 से 2024 तक के 3 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों का गणित देखें तो बीजेपी 2011 में जहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, वो 2016 में 3 सीट जीत पाई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दावा है इन 152 में से 86 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, जबकि 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 59 सीट पर विजयी रही और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 64 सीट पर आगे रही। यानी पहला चरण बीजेपी को 86 सीट तक पर आगे रख सकता है। तो क्या इसीलिए अमित शाह की अगुवाई में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी? अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। যদি মনে করেন বাংলায় এবার বিজেপি জিতবে, ছাই জিতবে, কেউ চায় না বিজেপিকে। বাংলাকে করেছে ওরা টার্গেট, এই 26 বিজেপিকে বিদায় দেবো দিল্লি থেকেও। মনে রাখবেন সবাই জোট বেঁধে তৈরি হয়ে, ওদের আমরা থাকতে দেব না। ऐसा नहीं कि सारे पत्ते बीजेपी के पक्ष में ही पहले चरण में दिख रहे हों। 5 चुनाव का गणित टीएमसी के नजरिए से देखें तो फर्स्ट फेज की 152 सीट में से 2011 में टीएमसी ने 68 सीट जीती, 2016 में 86 सीट जीती, 2019 में 57 सीट पर आगे रही, 2021 में तो 92 सीट तक टीएमसी ने जीत डाली और 2024 के लोकसभा चुनाव में 76 सीट पर टीएमसी आगे रही। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को पहले चरण में एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झटका बीजेपी दे चुकी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की बड़ी लीड यहां पर 92 सीट जीत कर रही है। ममता बनर्जी की पार्टी की लीड अब ना रहे, इसीलिए बीजेपी ने पहले चरण में एक खास रणनीति के साथ बंगाल में योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उतारा। उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। असल में पहले चरण की 152 सीटों में से मुस्लिम बाहुल्य आबादी की सबसे ज्यादा 3 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में सीटें हैं, जहां 50% से 66% तक मुस्लिम आबादी है। कुल सीट 43 है, जिनमें टीएमसी ने पिछली बार 35 सीट जीती थी, बीजेपी ने 8 सीट। लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले चरण की सीटों पर इस बात पर जोर देकर रखा कि यहां पर मुस्लिम वोटों के दम पर एक बड़ी लीड पाती रही टीएमसी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से रोका जा सके। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है, कोई कबीर फबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक आतंकी शब्द का प्रयोग किया।
जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को की गई। चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती से अब जवाब मांगा है खड़गे से, और विपक्ष चुनाव आयोग के इस एक्शन को लेकर भी तमाम आरोप लगा रहा है। मोदी जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल की सभाओं में ये बात क्यों दोहरा रहे हैं, खासकर फर्स्ट फेज की वोटिंग से ऐन पहले? बहुत हो गया, अब बंगाल के मतदाता को कोई डरा नहीं सकता। और दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। आपके गुंडों को कहना आपे में रहे, वरना 5 तारीख के बाद हम हिसाब किताब बरोबर कर देंगे। इस चेतावनी की वजह समझनी है तो इस वीडियो को देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की तस्वीर है, जब बीजेपी के रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो जाती है। दुर्गापुर में प्रचार के आखिरी दिन इस झड़प में बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी के लोगों ने हमला किया। टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी के लोगों ने नारा लगाकर उकसाया और फिर सुरक्षा बलों ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को चुन चुन कर पीटा। पश्चिमी मिदनापुर के भी इस वीडियो पर गौर करिए, जहां राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जब बैठक करने पहुंचते हैं, तभी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता प्रचार के दौरान आपस में भिड़ जाते हैं। क्या हिंसा की ऐसी ही वजहों के कारण इस बार बीजेपी खुलकर कह रही है कि मतदाता डरे नहीं, वोट देने निकले और गुंडों को उल्टा करके सीधा किया जाएगा? इस बार स्वयंभू वोटिंग होने वाली है, और अगर दीदी के गुंडे निकले तो जनता का रोज का सामना उनको मतदान के दिन भी करना पड़ेगा। तो आप इतना आक्रामक कभी नहीं दिखे, आपने कहा सबको उल्टा करके सीधा कर दूंगा। मैं आक्रामक नहीं हूँ, जनता आक्रामक है। मैं कह रहा हूँ जनता के रोज का सामना उनको चुनाव के दिन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा में 15 लोगों की जान गई, 700 लोग घायल हुए। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा झड़प के 1300 मामले सामने आए, 17 लोगों की मौत हुई। 2023 बंगाल पंचायत चुनाव में 45 लोगों की मौत हुई। अकेले चुनाव के दिन ही 18 मौत का दावा किया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी हिंसा में 10 मौत, 100 घटना का दावा होता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अब की बार कई सख्तियां की हैं, जैसे मतदान के दोनों चरणों मतलब 23 और 29 अप्रैल में से प्रत्येक से 48 घंटे पहले से शुरू करते हुए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पोलिंग के दिन केवल परिवार से जुड़े 2 लोग बाइक पर वोट डालने जा सकते हैं, वो भी सुबह 6 बजे से केवल शाम 6 बजे तक। आमतौर पर ईसीआई मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश देता है, लेकिन बंगाल में इसे बढ़ाकर वोटिंग से 96 घंटे पहले तक कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों की तादाद को लेकर तो विपक्ष की तरफ से सवाल तक उठाया जाने लगा। पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीएपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है।